तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसमें सरकार की पूरी ताकत लगी हुई और हाथरस की बच्ची के खिलाफ सरकार की पूरी ताकत लगी हुई थी कि किसी तरीके से इस मामले को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, और उसी लिए पूरे प्रशासन ने मिलकर उस बच्ची को एक तरीके से उसकी बॉडी को नष्ट किया था, सबूत मिटाए थे, उसकी अंत्येष्टि नहीं होने दी थी। पूरे सरकारी प्रशासन ने मिलकर, यहां तक कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेके लखनऊ बेंच ने एक केस शुरू किया था, जिस केस में योगी आदित्यनाथ जी खुद चीफ मिनिस्टर तक के उसमें इंटरवेंशन और उनकी स्टेटमेंट्स के बारे में लंबी चौड़ी जिक्र हुआ है। महंगे से महंगे वकील दिल्ली से बुला के इस परिवार को सुओ मोटो संज्ञान लेके जिसमें कोर्ट प्रोसीडिंग कर रही थी, उसको खत्म करने की चेष्टा की जा रही थी। इतना बड़ा दबाव होता है हमारे साथ, जो भी वीकर सेक्शंस हैं, खासतौर पे SC ST सबसे ज्यादा इनके साथ होता है, माइनॉरिटीज दूसरों के साथ भी होता है और OBC के साथ भी होता है। क्या होता है? पुलिस खिलाफ, प्रेस मीडिया खिलाफ, सरकारी वकील खिलाफ, सरकार खिलाफ, जजेस भी एक तरह का एटमॉस्फेयर ऐसा बना होता है, वो भी हमारे समाज के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाते, वो भी एक तरीके से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा हमें महसूस होता है। बहुत सारी कोर्ट्स में महसूस होता है। एक आखिरी उम्मीद की किरण बचती है, जो विक्टिम है उसका वकील। अगर ये वकील भी हाईजैक कर लिया जाए तो क्या न्याय मिलेगा? फिर तो वही अत्याचार के बाद अन्याय मिलेगा, जिससे आने वाली नस्लें तक डर जाएं कि हमारी बच्ची के साथ ये हुआ, हमारी बच्ची को सरकार ने जबरदस्ती जला दिया, और अब हमें ही, आज क्या हाल है उसकी फैमिली का, देख लीजिए जाके वहां पे, वो अपने ही घर में बंदी हैं। तो इतना अत्याचार, दुराचार सब मिलके करेंगे, और खुद ही हम ठगे हुए से बंदियों की तरह रह रहे हैं। हमारी सारी जिंदगी खत्म कर दी, हम जाके अपनी कहीं कमाई भी नहीं कर सकते, अपना पेट भी नहीं पाल सकते। तो आखिरी उम्मीद होती है विक्टिम्स के वकील, और उन विक्टिम्स के वकील को इसमें, इस एक्ट में बहुत ताकत दी हुई। मैं ये वाला केस देख के मेरी आत्मा तक झिंझोर गई थी, और मैं ये सोच रहा था इससे पहले कि ये वकील साहिबा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर ली, और ये बात मैंने आज से पहले किसी वकील के बारे में नहीं बोली है, पहली बार बोल रहा हूं, और महिला के बारे में बोल रहा हूं, तो मुझे खुद भी बहुत दुख है, लेकिन मेरी अब आत्मा मान नहीं रही है ना बोले बगैर। बात इनकॉम्पिटेंस की नहीं है, मैं यही सोच रहा था कि इतनी सारी गलतियां जो हुई है इस केस में, SC ST एक्ट का, बावजूद इसके कि सुओ मोटो जो PIL चली थी उसमें सारा जिक्र हुआ है, इस केस के ट्रायल में SC ST एक्ट का एक भी प्रावधान पूरा नहीं हुआ है। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद जानकारी नहीं होगी, एक्सपीरियंस की कमी है। मैं उस सोच के दिन रात इस केस में लग के, और हमने एक ऑर्डर भी कराया अभी, पहली बार मैं अपीयर हुआ था इस केस में। ये केस इतनी बुरी तरीके से खराब किया गया है, और इसमें गलती किसी की नहीं है। बाकी सब तो मैं आपको बता ही रहा हूँ खिलाफ होते हैं, गलती सिर्फ विक्टिम साइड की इसलिए है कि क्योंकि इनकी वकीलों ने भी गलती की। मैं अब तक ये सोच रहा था कि शायद समझदारी की कमी है। हमने इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। इस केस में आप लोग मानोगे, आज तक इतने साल हो गए, जो बॉडी जलाई गई है ना, उसकी प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। आप सोच सकते हो सबसे बड़ा गुनाह, अपराध इसमें क्या था? सबूत नष्ट करना, जबरदस्ती बॉडी जलाना, उसका कोई प्रोसीडिंग नहीं की गई है। मैंने इसको भी सोचा कि नासमझी होगी वकील की, अकल नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, मैं यही सोच के जा रहा था। लेकिन जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी 2 दिन, और मुझे लोगों ने बताया, तब मेरी आत्मा तक हिल गई कि क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है? इस हद तक प्लानिंग हो रही है कि हमारी ऑपोजिशन भी हाईजैक कर ली जाए, हमारी आवाज भी हाईजैक कर ली जाए। तब मेरी बातें आप सारी समझ में आ रही हैं कि इस केस को खराब किस तरीके से, जिसको मैं ना समझी या वो समझ रहा था लैक ऑफ एक्सपीरियंस समझ रहा था, वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था। ये है इस केस की, क्योंकि इस केस में SC ST एक्ट का कोई भी प्रावधान, जो मैंडेटरी प्रावधान है, पूरा नहीं हुआ। ना सरकार ने किया, ना कोर्ट ने किया,
वीडियोग्राफी तक नहीं हुई है। डॉक्टर रितु के केस में जो भी केस आप देखते हैं, हम वीडियोग्राफी हर प्रोसीडिंग की होती है, अदालतों की भी प्रोसीडिंग वीडियो प्रोसीडिंग होती है। और इसीलिए जो अच्छे से अच्छे गवाह थे हमारे, उनको भी जिस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, वो भी एक अलग, वो तो लंबी कहानी है। अब आप मजेदार बात मेरी आखिरी सुन लीजिए। ये है आरएसएस और बीजेपी की गंदी और घिनौनी मानसिकता। हमने एक ऑर्डर कराया कि 2020 से केस चल रहा है आपका सुओ मोटो कॉग्निजेंस का, इसमें आपने विभिन्न ऑर्डर किए थे, जिसमें यह भी था कि इनको घर दिलवाया जाएगा। एक नोएडा में, जैसे ही मैं इस केस में आया हूं, मैंने ये मन बनाया कि इनका घर दिल्ली में होना चाहिए और इनके परिवार को, हर सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। ये इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है। हमारे पूरे देश में ऐसे भीख की तरह ये दिया जाता है, जैसे कि जिस व्यक्ति के साथ प्रताड़ना हुई उसी ने कोई गलती की कर दी है और हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, तुम्हें एक नौकरी दे रहे हैं या तुम्हें एक घर दे रहे हैं, तो हम तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट की मूलभूत भावना नहीं है। विक्टिम्स शब्द जो दर्शाया गया, इसमें हर एक वो व्यक्ति जो विटनेस हो, हर एक वो व्यक्ति जो इस केस से कंसर्न हो, सारे परिवार वाले विक्टिम होते हैं और वो सभी के लिए नौकरी और घर का प्रावधान ये एक्ट करता है। लेकिन पूरे देश में एक ही आदमी को, अब इस परिवार में दो तो भाई हैं, भाभी हैं, बहन है, वो सब क्या करेंगे? इनकी तो जान को खतरा है ना। सीआरपीएफ लगी हुई है, बटालियन लगी हुई है पूरी गांव में। 2-4 घर थे वाल्मीकि समाज के, 2 भाग गए घर छोड़ के। इस केस के बाद 2 ही परिवार बचे हैं, उनमें से एक परिवार ये है जिसके लिए पूरी एक बटालियन सीआरपीएफ की लगी है, वो बंदी हैं अपने घरों में। तो क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति को नौकरी देके सरकार अपना पिंड छुड़ा लेगी? एक ही व्यक्ति को दूसरा घर देके अपना पिंड छुड़ा लेगी? ऐसा नहीं है। विक्टिम होता है हर एक विक्टिम जो उससे इफेक्टेड है। पूरा परिवार इफेक्टिव है, तो पूरे परिवार को अलग अलग घर, अलग अलग सुरक्षा, अलग अलग नौकरियां और कॉम्पनसेशन देना कानून है। तो इस केस में भी अब एक परिवार को ये दे रहे हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि हम नोएडा में नौकरी देंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर था। नोएडा में घर देंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर 3 साल पहले था। और उसके बाद अब ये लिख के क्या दे रही है यूपी सरकार कि आपका जो अपना घर है ना, वो आप हमें दे दो। मतलब इससे ज्यादा गंदी, घिनौनी, अब इसके अलावा मेरे पास गाली के अलावा कोई शब्द नहीं आ रहा है मुंह में, मानसिकता कोई नहीं हो सकती जो उन बेचारों का एक पुश्तैनी घर और छोटी सी जमीन है। वो सरकार ये कह रही है कि हम तुम्हें दूसरा घर जब देंगे जब तुम ये घर हमें सरेंडर कर दो। ये यूपी सरकार का जवाब आया है। कल हम इसकी जबरदस्त मुखालफत करेंगे। मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि कल आप ऑनलाइन जाके इसको, हियरिंग को सुने। जितने पैसे, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस पिटीशन को हाथरस की उस बच्ची और उसके परिवार के हक रोकने के लिए वकीलों पे खर्च किए ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इतने टॉप वकील जाते हैं इसमें सब, उतने पैसे में तो इनके 10 घर आ जाते, उतने पैसे में तो इनको 10-10 नौकरियां मिल जाती सबको। लेकिन ना देने के लिए, यही अंबेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई है। हम अपनी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं और वो हमें मारने के लिए लड़ रहे हैं। ये फर्क है अंबेडकरवाद और मनुवाद में, ये बुनियादी फर्क है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जैसे अभी साथी आशुतोष ने बताया, उसी पिटीशन में ये भी ऑर्डर था कि सरकार को गाइडलाइंस, ये हाथरस की बच्ची के केस में, कि किस तरीके से रिस्पेक्टफुल क्रिमेशन किया जाएगा, अंत्येष्टि की जाएगी, उसकी भी गाइडलाइंस थी। क्योंकि इस केस में कोई सजा नहीं मिली सरकारी अधिकारियों को। रामपुर के केस में वही रिपीट हुआ है, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो जब तक हम सड़कों पे आंदोलन करके ये कानून को इंप्लीमेंट कराने की शक्ति हासिल नहीं करेंगे, ये यही हो सकेगा, यही होता रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर रितु की बात 100% सही है। जो भी व्यक्ति, और ये वीर गाथाएं अपनी 10 साल पुरानी ना सुनाए कोई कि 10 साल पहले मैंने वो किला फतेह किया था और ये किया था, सब बकवास। वो व्यक्ति हमारा नहीं है जो पिछले अपनी वीर गाथाएं सुना रहा है। हो गया, खत्म। वो तुम्हारा फर्ज था, बाबा साहब ने तुम्हें इतनी ताकत दी, तुम्हारा फर्ज था। आज भी तुम्हें वही करना पड़ेगा अगर तुम लीडर रहना चाहते हो, वरना लीडर्स मानना बंद कर दिया जाए। मैं यही कह रहा हूं, वीर गाथाएं 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 1857 में मेरी फैमिली ने क्या किया था, मैं ये बता के बोलूंगा आज मुझे उसका फायदा ना, आज मुझे लीडर मानो ना।
मैं क्या करूंगा? बाबा साहब मरते दम तक लड़ते रहे थे, इसलिए राजा रानी के पेट से नहीं आएगा बाबा साहब ने। बस। और मरते दम तक लड़ते रहे थे, वो बीमारी और अपनी सब परेशानियों के बावजूद मरते दम तक लड़ाई लड़ते लड़ते मरे थे। तो जो मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार है वही अम्बेडकरवादी है, वीर गाथाएं पुरानी सुना के नहीं चलने वाला। तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि इन केसेस को आप रेगुलरली फॉलो करें। डॉक्टर रितु ने भी यही कहा था, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी न्याय नहीं करेंगे, और आप ईमानदार पत्रकार हो देश के। इन केसेस को कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और परसिवियरेंस के साथ फॉलो करो। देखो ये सब अत्याचार और दुराचार रुक जाएंगे अगर हम 10 केसेस को भी पकड़ के ऐसी इबरतनाक खतरनाक सजा दिलवाएंगे, ना सिर्फ मुलजिमों को जिन्होंने ये काम किए, बल्कि उनको बचाने वाले सरकारी बड़े बड़े अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को भी। और वही हम वादा करते हैं इस केस में होगा। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मैंने सब पढ़ लिया फाइल, मैं बता रहा हूं, एक भी नहीं बचेगा जो इसमें इन्वॉल्व था। और वो बड़े बड़े अधिकारी, एक भी पॉलिटिकल लीडर, मेरी बात याद कर लें, एक नहीं बचेगा, ताकि फिर कभी हाथरस की बच्ची और रामपुर के बच्चे जैसा दोबारा इतिहास ना दोहराया जाए, ये हम वादा करते हैं। सर एक छोटा सवाल है, आप बता रहे हैं कि 2020 कर रही थी, केस कमजोर कर रही थी, तो उस समय आप लोगों का ध्यान कहाँ था? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये केस मेरे संज्ञान में जब ये मामला चल रहा था ना, तभी आ गया था, लेकिन मुझे वकील नहीं रखा गया। यहाँ तक कि कुछ लोग यहाँ से मुझसे फैमिली से बात करा के वकालतनामा भी ले गए थे मेरा, वो लेकिन साइन नहीं हुआ, और सीमा कुशवाहा जी का। एक बार एक वकील कोई बन जाता है तो दूसरा वकील उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। ये तो रहता है ना सर कि भाई उस मामले में क्या चल रहा है पिछले 3 साल 4, ये 2024 चल रहा है, 2020 का मामला है। सीमा कुशवाहा लगातार देखें, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और आप आज मैम भी कह रही हैं कि सीमा कुशवाहा जो ऐसी हैं या जो भी हैं, आप आरोप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर इतने दिनों तक जो हुआ, आज जब वो भाजपा में चली गई तब आपका ध्यान लगातार आपने मैटर उठाया, लगातार नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब एक वकील होता है तो दूसरा वकील उसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकता, ये कानून है। कुछ भी हो रहा हो, जब तक के उसके परिवार वाले सेटिस्फाइड हैं उससे, ये कानून है। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ देख के रंज और गम कर सकते थे कि ये केस खराब हो रहा है, हमारे हाथ में ताकत नहीं थी। और जब तक वो परिवार उसके साथ रहा, और परिवार जब ये केस हारे वो, तो परिवार इतना शॉक्ड हो गया था कि जाके आप परिवार के लोगों से भी अगर लोग जाके पूछना चाहें तो वो आपको डिटेल में बता देंगे। मैं किसी पर भी ये विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आज अपने आप को खुद गलत पा रहा हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले से मिलके ये काम कराए कोई भी, वो भी ऐसे केस में। मुझे लग रहा था कि ये ज्यादा कम एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो रहा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ईवीएम कैसे बंद होगा सर? आप हाँ, चले गए, मुद्दे पे आ जाइए आप। इन सभी जुल्म और ज्यादती, शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने के लिए, जुल्म और ज्यादती करने की ताकत कहां से आ रही है? आरएसएस और बीजेपी के पास, वो है ईवीएम। तो हर एक परिवार जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, सड़कों पे आए, हम यही कह रहे हैं। और ये आंदोलन हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में भी किया है, और ये आंदोलन अब सभी हाई कोर्ट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और गली गली सड़क सड़क होगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इसमें साथ जुड़ रही हैं, और आप जल्दी देखेंगे, हफ्तों में नहीं दिनों में। और टाइम अभी बहुत है, बिल्कुल बेफिक्र रहें सब। पर्चे दाखिल नहीं किए जा रहे अभी। ईवीएम या पेपर बैलेट से चुनाव कराने की प्रक्रिया असली मतदान करने के दिन से 15 दिन पहले एग्जैक्टली शुरू होती है। जब भी कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं ना 15 दिन पहले, उसके बाद ही ईवीएम का प्रयोग होता है, उसके बाद ही मतपत्र का प्रयोग होता है। तो टाइम बहुत है। अगर हम लोग सब मिलके अगला 1 हफ्ता काम कर लें तो कानून ये कहता है आज भी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। दुनिया की कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने यह फैसला नहीं किया है कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। दुनिया की किसी भी कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ समेत, यह फैसला नहीं किया है कि चुनाव ईवीएम से होंगे, मतपत्र से नहीं होंगे। ऐसा किसी कोर्ट ने फैसला नहीं किया है। आज भी सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मतपत्र के जरिए चुनाव होना है। दूसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग के पास किसी 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें वो ये समझते हैं मतपत्र से चुनाव नहीं हो सकता, उसमें वो ईवीएम से चुनाव करा सकते हैं। जब करा सकते हैं, तब करा सकते हैं जब वो उसकी खास वजह बताएं कि ईवीएम से चुनाव यहां इसलिए कराने, मतपत्र से इसलिए नहीं कराने। ये धारा 61A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की। धारा 59
59 और 61A आप लोग पढ़ लें, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम लोग जो हैं ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, या बिल्कुल वक्त ऐसा कम नहीं है, है, या वक्त कम या है। वक्त कम है। चुनाव आयोग जिस तरीके से 6-6 मिनट अपना जो चुनाव की डेट्स ऐलान करने से पहले 6-6 मिनट जो शेर और शायरी सुना रहे हैं, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी बहुत ज्यादा इस समय बैकफुट पे है और वो तैयारी कर रहे होंगे कि किसी प्रकार से अब ऐसा प्लान बनाओ कि हम मतपत्र से भी 10, 20, 50 तो सीटें जीत जाएं। ये भी ऑल्टरनेटिव प्लान उनका बन रहा होगा, ऐसा मैं बता सकता हूं। लेकिन आपकी टीम तो टूटने का कार पर है। हमारी टीम अलग अलग हो गए सर आप तो नहीं, कैसे? तो कहाँ लोग इकट्ठे मैं- बताते हैं, हो गए? 36 का आंकड़ा है जो टीम मेंबर थे, टीम कहाँ गए में आपके तमाम साथी लोग थे। बाकी के और? नहीं, हमारे साथी, हम तो खुद ही नौकर हैं जनता के। साथी क्या होता है? हमारी टीम क्या है? हम एक टीम के नौकर हैं। टीम हमारी है देश की जनता, आप जिसने लोग राजनीति करना चाहते हैं, एक साथी को टिकट मिल गया हम- आपको। हम देश की सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं, ईवीएम को रोकने की। इससे बड़ी राजनीति इस वक्त कोई नहीं है दुनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक देश है वो भारत है। भारत में चुनाव की मतों की चोरी हो रही है, खुले आम चोरी हो रही है। वो राजनीति दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति हम लोग कर रहे हैं, और ये राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, ये देश की जनता जो है उन्होंने अपने ईमानदार नौकर चुने हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे, ये हम इन्हें ईमानदार समझते हैं। और टीम हमारी जनता है, हम टीम का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जो व्यक्ति इस टीम के जो मालिक है पीछे, जनता, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, मुझ समेत, जो ईवीएम की लड़ाई को अपने जाति चुनाव से, अपने जाति फायदे से ऊपर समझेगा, वही टीम का हिस्सा है। वरना 1 मिनट में जनता किसी को भी निकाल के बाहर कर सकती है। जब मोदी जी को जनता आज हटाने के लिए घूम रही है, तो कोई और मोदी जी से बड़ा तो आज ताकतवर आदमी नहीं है ना। ये है सच्चाई। जो जब तक ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगा, वो टीम यानी कि देश की जनता का सच्चा नौकर है, वरना वो बेईमानी कर रहा है। भानु प्रताप जाटव कह रहे हैं कि ईवीएम से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी में है, वो टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, और ईवीएम मतदान होगा वो पार्टिसिपेट करेंगे। प्रताप सिंह जी ने ऐसा कहा है कि ईवीएम से उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बाइकआउट कर देते हैं चुनाव में ना हिस्सा। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे 440 वोट का नहीं, 24,000 वोट का झटका लगेगा। मैं इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ कि भानु प्रताप जी ये कह सकते हैं कि ईवीएम से मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे 48,000 वोल्ट का करंट लगेगा। अगर ऐसा मैं सुन रहा हूँ तो मुझे उतना करंट लगेगा। नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत होती सर तो फिर बाइकआउट कर देते, कहते कि भैया अखिलेश जी आप टिकट पकड़िए, हम अगर ईवीएम मतदान होगा हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। देखिए, जो जनता के ईमानदार नौकरों की एक जनता ने टीम बनाई थी, उसमें यह फैसला हुआ था। मैं जरूरी समझता हूं, आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो बताना, कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच करेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, एक बड़ा जन आंदोलन करके ईवीएम को रोकेंगे किसी भी हालत में। क्योंकि बुनियादी बात क्या है, भानु जी का एक मत था, मेरा मत उससे थोड़ा सा फर्क था कि मेरा ये मानना है, और मैं इस पर रिसर्च करके बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में भी, और मेरे पुराने भी बयानों में आपको ये मिल जाएगी बात, 20% तक वोट जो है वो मैनिपुलेट करने की ताकत आरएसएस और बीजेपी ने बना रखी है। 20% तक। भानु जी का ऐसा मानना था कि इसमें वो 100% भी गड़बड़ी कर सकते हैं। खैर, वो एक अलग बात थी। अब अगर इसमें 20% तक की भी गड़बड़ी हो जाती है तो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने का फायदा क्या होगा? और अगर एक आध एमपी 20% का मार्जिन क्रॉस करके, या कुछ एमपी बीजेपी के नकली 20% वोटों का ऊपर भी वोट लाके जीत जाते हैं, तो क्या हम लोग उनको मेजॉरिटी में आने से रोक सकते हैं इन झूठे नकली 20% वोटों के बावजूद भी? ये बुनियादी लड़ाई है। जिस समय हम लोगों की एक जो इन जनता के ईमानदार नौकरों की जो एक टीम बन रही थी, हम लोग वो नजर आ रहे थे लोगों को जो सिर्फ बात नहीं करते, सड़क पे रह के गोली खाने को तैयार है, सड़क पे लेके लाठी खाने को तैयार है। हम जनता जो हमारी मालिक है, हम सब की भी उसके आगे पुलिस के सामने खड़े रहने की जरूरत रखते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी जनता की थी। और ईवीएम के मुद्दे को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ देना ना सिर्फ सबसे बड़ी बेवकूफी है, बल्कि एक तरीके से सबसे बड़ी नासमझी भी है।
तो कोई भी व्यक्ति ईवीएम के मुद्दे को ना छोड़े। हमारा तो प्लान ये था कि हम लोग क्योंकि इतनी मेहनत करके हमारी इतना प्यार हमने अर्जित किया है, तो एक टीम के तौर पे हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हैं। उनको अगर ऐसा लगता है, और हम ये हमारी दिल की इच्छा ये थी कि हम इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सड़कों पे जाके वो कैंपेन भी करें, इन लोगों के हर काम आए जो ये आरएसएस और बीजेपी को हराने के लिए हमसे लेना चाहते हैं। हम आज भी इसी उस पे तैयार हैं, लेकिन ईवीएम का मुद्दा एक लेश मात्र भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमसे भी, हमारे साथियों से भी कोई भी काम लेना है, तो हम भी अपनी सर्विसेज दिन रात पेश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम लेना है। लेकिन ईवीएम का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, और राहुल जी ने तो अब कह भी दिया है, अखिलेश जी ने भी कहा है, लेकिन सड़कों पे आने की देर है, वो भी एक आध दिन में आ जाएंगे। ईवीएम का मुद्दा पहला है, चुनाव जाति मुद्दे सब बाद में है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है वो भी बाद में। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज इतने बड़े मुद्दे में भी जो हमारे दिल एकदम इस वक्त छलनी हुए हैं, जो इतनी बड़ी गद्दारी हुई है, तब भी हम ये बोल रहे हैं क्योंकि हम समझदार लोग हैं। ईवीएम हट जाएगी तो फिर ये कोई जुल्म नहीं हो पाएगा। लेकिन भानु साहब तो ईवीएम से चुनाव जो लड़ रहे हैं, वोट ले जाएंगे, क्या आप उनके साथ हैं अभी भी? देखिए, मैंने कहा ना आपको, हम हर एक उस व्यक्ति के साथ हैं, हर एक उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं जो आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए एक भी कदम ले रहा है। हम उस व्यक्ति के आगे रह के, उसकी ढाल बन के, उसके जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए तैयार हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर कोई हमारी आशंका आकांक्षा नहीं है, कोई हमारी डिमांड नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही आग्रह है कि सबसे पहला मुद्दा हर एक जो भी पार्टी या इंडिविजुअल है, वो सबसे पहला मुद्दा अपना ईवीएम हटाने को रखे। बाकी सारे मुद्दे अपने आप हल होने की राह पर चले जाएंगे। बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा और करप्शन, ये सारे मुद्दे जो है ना, ये सब अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी दूसरी सरकार जो आएगी वो इतनी बड़ी देश से के साथ गद्दारी नहीं करेगी। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम से जीत रही है, भानु प्रताप जाटव ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे, मतलब ईवीएम जरिए मतदान होगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि भानु प्रताप की हार होगी, क्योंकि मतदान ईवीएम से होने जा रहा है? देखिए, अगर वो ईवीएम का मुद्दा छोड़ देते तो हार उनकी वैसे ही होगी, मॉरली हार हो जाएगी, लेकिन फिजिकली भी हार होने के चांसेस 20% जो मेरा मानना था, उनका मानना तो है 100% भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। 20% वोट से पहले उनको वो 20% वोट लेने पड़ेंगे, और जो फिर थोड़े बहुत जो बीजेपी के वोट होते हैं वो उनके होंगे बीजेपी के, उससे बीजेपी की गिनती की शुरू होगी। भानु प्रताप जी की जो गिनती या किसी भी दूसरे कैंडिडेट की जो ईवीएम से चुनाव लड़ेगा और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है, उसकी गिनती 0 से शुरू होगी। ये इतना बड़ा फर्क है, ये समझ के ही चुनाव में उतरना चाहिए, अपनी कमर कस लेनी चाहिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, सर, उनको कल और तक ज्यादा तो मेहनत भानु करनी जी चाहिए। ईवीएम के खिलाफ हो गए थे और फिर वो उसी व्यवस्था का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कल को ऐसा होता है कि आप लोगों को वो टिकट मिलता है किसी पार्टी के द्वारा, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, तो क्या ईवीएम के तहत आप लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे कि नहीं? देखिए, हम उस तरह के सिपाही हैं जो जब तक हमारे शरीर में एक भी खून का कतरा बाकी है, जब तक हम नेगेटिव बात नहीं सोचते हैं। मैं आपको, कोई भी मुझसे सवाल पूछो, कभी पूछा भाई ने कि टाइम कम है, मैं हार की बात सोचता ही नहीं ना। अब अगर ऐसी वैसी स्थिति आएगी तो तब की बात तब देखेंगे। के तहत आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं भानु जी लड़ेंगे? बोले थे कि हम ईवीएम तोड़ेंगे, वो चुनाव लड़ रहे हैं ईवीएम हाँ, से। तो हमारा सवाल है कि सर अगर टिकट मिलता है तो ईवीएम के तहत जो चुनाव होगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? सवाल ये है। देखिए, मैंने आपको फिर बताया, मैं नेगेटिव बात अपने दिमाग में ला ही नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसी हालात आ गए, आप बोल रहे हो, आपके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल जवाब दे रहा हूँ, तो ईवीएम रोकने के फिर भी बहुत तरीके हैं, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ सकते ना हम। लड़ाई क्या भीमा कोरेगांव वालों ने छोड़ी? तो 500 ही थे ना। लेकिन हम लड़े बिना किसी अपनी दूसरे मकसद से, किसी और वजह से, मेन बैटल को छोड़ के, भीमा कोरेगांव वाले अपना मुहाज छोड़ के पीछे हट जाते तो वो गलत बात होती। लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए, जीत गए, जीत गए। भगा दिया उन्होंने। तो आप ईवीएम में कोई- चुनाव लड़ना चाहेंगे? कोई सोच सकता था? भीमा कोरेगांव के एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, 500 लोग 27,000 लोगों को हरा सकते थे, उतने ही ऑड्स थे ना ईवीएम के बराबर ही। लेकिन क्या
वो पहले ही लड़ाई बंद कर देते। जब वो मौका आएगा तो वो भी लड़ेंगे, वो भी जीतेंगे। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसका एक तरीका यही तो हम कह रहे हैं ना, हमसे डिस्कस करके, टीम से डिस्कस करके कोई भी कार्य होना चाहिए। 384 कैंडिडेट्स ला के भी ईवीएम रोकी जा सकती है। अभी बहुत सारे तरीके हैं, अभी हमारे तरकश में बहुत तीर हैं। आप इतना हौसला मत छोड़िए। विश्वास हमारी रखो, प्रॉब्लम सिर्फ यही थोड़ी सी हो गई हमें कि जो एक जनता ने ऐसे फेसेस चुने थे ना, जिनके आगे मोदी जी का कोई भी सिपह सलार जनरल टिक नहीं पा रहा था, उसमें थोड़ा हमें थोड़ी सी धक्का लगा है। लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं, हम तो क्या है, संघर्षों के आदी हैं। संघर्षों के आदी। हम लोग फिर रुक करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, आप फिक्र ना करें। सर एक क्वेश्चन है सर, आईएएस आईपीएस बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनने के लिए डिग्री क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है क्या? देश का नेतृत्व करने के लिए, देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए इसमें क्या पॉलिटिकल में क्या किसी भी क्वालिफिकेशन डिग्री की जरूरत नहीं होती है? इसमें तो आप बोलिए सर। इसमें सबसे बड़ी डिग्री की जरूरत है। जी, इसमें सर कैसे सबसे बड़ी डिग्री की जरूरत है, वो है ईमानदार और संविधान के प्रति वफादार होना। जनता के प्रति संविधान के प्रति के जो वफादार हो जाएगा वो जनता का गुलाम हो जाएगा, नौकर हो जाएगा, मालिक बनने की चेष्टा ही नहीं करेगा। जैसे सर वंशवाद को इसमें अगर खत्म किया जाए, मैंने आपको बोला किसी भी बात को छोड़ दीजिए, वंशवाद हो, मनुवाद हो, अम्बेडकरवाद हो, जो संविधान में सच्ची निष्ठा रखता हो, जो शपथ लेते हैं ना सब, वो ही व्यक्ति किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल है। इसीलिए आप देखेंगे नॉमिनेशन भरते टाइम किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये बहुत सोच समझ के रखा गया है। एक ही है ना, मैं संविधान में सच्ची निष्ठा रखूंगा, यही एक क्वालिटी है और यही क्वालिटी सबसे बड़ी डिग्री है और यही क्वालिटी सबसे मुश्किल काम है। तो सर ये कब तक, मतलब कि आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहेगा कि कुछ संविधान संशोधन की ऐसा कोई प्रक्रिया के तहत जो है इसमें ये ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो संविधान आज है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत समझदार, ईमानदार और दिमाग वाला हो सकता है। सिर्फ कागजी या स्कूल में पढ़ाई कराने की वो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो बिल्कुल चाय बेचना कोई, अगर मैं देखिए, इसीलिए गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है मोदी जी को। अगर वो चाय बना के दिखा देंगे ना, जिसको आप पी लें, जो चाय पीने वाले हैं पसंद करके, तो मैं हाथ जोड़ के पूरे देश से माफी मांगूंगा। वो चाय नहीं बना सकते, ये मेरी गारंटी है। वो पकौड़े नहीं तल सकते, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसने, डॉक्टर रितु ने तो कभी पकौड़े तलने की ट्रेनिंग नहीं ली ना, क्या टेस्टी पकौड़े बनाती है, क्योंकि ये पैदाइशी इंटेलिजेंट है, केपेबल है, कोई भी काम में ये सफल हो जाएगी। मोदी जी कोई काम नहीं कर सकते, चाय नहीं बना सकते, पकौड़े नहीं बना सकते, देश तो वो चला ही नहीं सकते। वो सिर्फ झूठी और नकली बातें ही कर तो सकते सर हैं। क्या ये समझा जाए कि पॉलिटिकल में देश को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था,
वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए